इस गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपके जो एग्जाम है बहुत अच्छे जा रहे होंगे और एग्जाम्स के बीच में जो आपको समय मिलता है उसका यूटिलाइजेशन आप बहुत ईमानदारी से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जो कि आपके एकेटीयू एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इन क्वेश्चंस को स्किप किए बिना आप अपने एग्जाम हॉल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही है, इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको लास्ट सेमेस्टर्स के जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के अब तक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पेपर हुए हैं उसमें आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करके ही ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराता हूं। जो भी सब्जेक्ट्स में मैंने अभी तक वीडियो प्रोवाइड कराई हैं, मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपको वो हेल्पफुल जरूर लगी होंगी। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने कम समय में भी अपने सब्जेक्ट को एक अच्छा आधार, मजबूत आधार प्रदान कर सकें। देखिए, ये सब्जेक्ट आपका ऐसा है, इसमें आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं सेमेस्टर का, अपना सीजीपीए बढ़ा सकते हैं अपने सेमेस्टर का। तो उसके लिए मेहनत तो इस सब्जेक्ट में भी आपको करनी पड़ेगी। और क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो इसमें आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स है वो बहुत मायने रखेगा, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने आंसर्स को। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में अगर आप कोशिश करें अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करने की, तो आप रिप्रेजेंट करें उसको विजुअलाइज, मतलब विजुअलाइजेशन फॉर्म में अगर आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बेहतर रहता है, उसका इंपैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर अगर कोई भी आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। चलिए सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं बार बार एग्जाम में। तो अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ जाता है नॉर्मली कि आपका एनवायरमेंट क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए, और साथ ही साथ एक्सप्लेन करवा लेता है इसके कंपोनेंट्स, या फिर उसी को आप बोल देते हैं सेगमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट विद नेट स्केच, यानी कि उसके डायग्राम की हेल्प से आपको उसके कंपोनेंट्स या उसके सेगमेंट जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। देखिए, ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके 2 मार्क्स और 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मिक्स हैं। यहां पर जो आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो वहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आप पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, उसी तरीके से आपको आंसर लिखकर आना है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में बना ही बना है। वहीं पर आगे बात करें तो डिफाइन द इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी और इकोसिस्टम क्या होता है वो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। एक्सप्लेन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी कि आपके इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी यहां पर कहा गया है और ये क्वेश्चन भी आपका 5 बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे बात करें तो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम विद ए नेट डायग्राम। तो किसी भी एक नेट डायग्राम की हेल्प से आपको इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को बताना होता है और यहां पर आपका ये क्वेश्चन भी 4 बार रिपीट हो चुका है। आगे अगर बात करें तो व्हाट आर द इकोलॉजिकल पिरामिड्स, क्या होते हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड देयर लिमिटेशंस, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स के पिरामिड्स होते हैं इकोलॉजिकली उनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है और किसकी क्या लिमिटेशंस है वो भी यहां पर पूछी गई हैं और ये क्वेश्चन भी अपने आप में 5 बार रिपीट हो चुका है। इज दैट क्लियर? जैसे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में आपसे जल का, मतलब जो जलीय जीव होते हैं उनका इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर पूछ लेता है, स्थलीय होते हैं डिफरेंट टाइप्स का, किसी का भी नाम देकर वो पूछ सकता है या ये भी बोल सकता है कि एक्सप्लेन करके बताइए। वैसे ही यहां पर जैसे डिफरेंस बिटवीन द फूड चेन एंड फूड वेब विद सुटेबल एग्जाम्पल। फूड चेन और फूड वेब क्या होती है उसको एग्जाम्पल की हेल्प से आपको डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पर पूछा जाता है। या फिर सेपरेटली भी 2 नंबर से फूड चेन में पूछ सकता है क्वेश्चन, फूड वेब के बारे में भी पूछ सकता है, या किसी भी फूड चेन को वो एक्सप्लेन भी करा सकता है। जैसे आपका एक्वेटिक फूड चेन को एक्सप्लेन कीजिए, है ना,
या फिर आपका जो नॉर्मल फूड चेन है 3 लेवल 4 लेवल, उसको भी वो एक्सप्लेन करा सकता है। और ये क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में 4 बार आपका पूछा जा चुका है। एट द एंड अगर बात करें तो डिफाइन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो आपका है कॉन्सेप्ट पूरा कि आप कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन भी 4 नंबर में पूछा गया है और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट में कंसिडर करके चलेंगे इस बार के एग्जाम के लिए। ठीक है, वो मैं लास्ट में वैसे 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो आपको बताऊंगा ही, अगर वहां पर मैंने इंक्लूड नहीं किया होगा तो मेरी राय है कि आप इसको भी इंपॉर्टेंट मानकर चलेंगे। देखिए ये सब्जेक्ट बहुत इजी है। इजी क्यों है कि क्योंकि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो आप अपने आसपास डेली बेसिस लाइफ पर देखते ही देखते हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म में आप उस चीज को महसूस करते हैं, बस आपको उन चीजों को इंप्लीमेंट और डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि आपको किस तरीके से उसको आप एनालाइज कर रहे हैं। और वही चीज आपको अपने एग्जाम में लिखकर आनी होती है, ताकि विजुअलाइज चीजें और रियल लाइफ से रिलेट करके अगर आप लिखेंगे तो आपका ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर इस तरीके के सब्जेक्ट में, क्योंकि एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं तो डिफरेंशिएट बिटवीन द रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल एनर्जी या रिसोर्सेज विद द एग्जांपल। मतलब आपको रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल एनर्जी रिसोर्सेज के बीच में डिफरेंस बताना है और हर एक डिफरेंस में मतलब आपको दोनों में विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है चीजों को। और ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से 4 बार पूछा जा चुका है। आगे अगर मैं बात करता हूं सेकंड क्वेश्चन की तो एक्सप्लेन द कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल विद द नेट डायग्राम। 3 तरीके की साइकिल्स हैं, उसमें से कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसको इसके डायग्राम की सहायता से आपको तैयार करना ही करना है। यह भी क्वेश्चन आपका 5 बार पूछा जा चुका है। देखिए बर्ड इसमें साइकिल लगा हुआ है, साइकिल का मतलब होता है गोल, बिल्कुल। तो मतलब शुरुआत अगर यहां से हुई है तो एंड भी यहीं पर होगा, तभी आपकी कंप्लीट साइकिल होती है। और जब आप इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। डिस्कस द वाटर रिसोर्सेज, सोर्सेज, क्वालिटी इश्यूज, फ्लोराइड आर्सेनिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वाटर में एंड कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका पूछा जाता है कि फ्लोराइड अधिक मात्रा में होने से वाटर में क्या प्रॉब्लम होती है, आर्सेनिक की अधिक मात्रा होने से वाटर में क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वाटर के रिसोर्सेज क्या हैं, क्या क्या क्वालिटीज इशू हमें देखने पढ़ते हैं अपने वाटर में, तो वो सारी चीजें यहां पर पूछी जाती हैं। और ये क्वेश्चन आपका 4 बार रिपीट हो चुका है। एक्सप्लेन द डिफॉरेस्टेशन, इसके क्या कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट्स हैं और कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब जो पेड़ों का कटान होता है, इसका क्या कारणस हैं, क्या इफेक्ट्स इसके एनवायरमेंट पर हो रहे हैं, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से 4 बार पूछा जा चुका है अब तक के एग्जाम्स में। देन एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ माइनल रिसोर्सेज, यानी मिनरल रिसोर्सेज के जो प्रोसेसिंग है वो क्या होती है, ये चीज यहां पर पूछी गई है। तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होता है जब माइनिंग करते हैं, हम खुदाई करते हैं, है ना, तो वो क्वेश्चन आपका लगभग 3 बार अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में पूछा जा चुका है। बस यहां पर आपको यह विशेष ध्यान रखना है इस सब्जेक्ट में कि आपका क्वेश्चन लैंग्वेज घुमाकर वो पूछ सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, सोच समझकर चीजों को एक्सप्लेन करके आना है। इज दैट क्लियर? तो आई होप यूनिट नंबर 2 में भी आपको समझ में आ गया होगा। और कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जानी है। वाटर रिसोर्सेज और फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रॉब्लम्स से क्या आपका वाटर पर इफेक्ट पड़ता है, कौन सी डिजीज हो जाती हैं, वो सब चीजें आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जानी है। और क्वेश्चंस की हेल्प से भी आपको खुद एनालाइज हो रहा होगा, या पूरा जो सेमेस्टर अभी तक आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा कि ये सारी चीजें आपके आसपास डेली बेसिस पर होती भी हैं और आपको देखने को भी मिलती हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम होती है। तो कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, बस अपनी जो IQ लेवल है उसको थोड़ा सा आपको तैयार रखना है और एग्जाम हॉल में जब आप बैठे तो चीजों को सोच समझकर अच्छे से आंसर को एक्सप्लेन करके आना है। अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यूनिट नंबर 3 में आपको
पॉल्यूशन ही पढ़ना है तो सबसे पहले आपको अलग अलग टाइप के जो पॉल्यूशन है उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया है। तो ये 4 तरीके के पॉल्यूशन है, इनके बारे में अच्छे से आपको चीजें पता होनी चाहिए। और जो भी पॉल्यूशन आप पढ़ रहे हैं उसके सोर्सेज क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हैं और कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। इन सब पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के चलना है। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पूरा ईवीएस शॉर्ट फॉर्म में अवेलेबल है, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए वो वीडियोस देखिए। गारंटी के साथ बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैंने आपको चीजें बताई हुई हैं, विद डायग्राम मैंने कोशिश किया हुआ है कि आपको चीजें एक्सप्लेन कर पाऊं ताकि आपको कोई भी समस्या समझने में ना हो। तो आप जाकर केवल उन वीडियोस को सुनिए, मुख्य मुख्य पॉइंट जो है, मेन पॉइंट जो है वो आप नोट करते चलें, यानी कि 1 पेज नोट्स आप पर यूनिट के तैयार कर लें ताकि आपको केवल और केवल वही चीजें रिवाइज करनी हो जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो या लास्ट नाइट आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप से आपके 6 बार पूछे जा चुके हैं। वहीं पर आगे बात करें तो व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अब इसमें किसी पर्टिकुलर पॉल्यूशन की बात नहीं की है इसने चारों पॉल्यूशन को इंक्लूड कर लिया है और उसके क्या मेजर कॉजेज हैं वो आपसे यहां पर पूछे गए हैं। देन एक्सप्लेन द कॉमन पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज, यानी कि जो कॉमन पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज हैं, जो एयर पॉल्यूशन से भी होती है, वाटर से भी, सॉइल से भी या नॉइज पॉल्यूशन से भी, वो यहां पर डिस्कस करने के लिए उसने कहा है। तो आई थिंक आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और अलग अलग लैंग्वेज में ये आपका 5 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे एक्सप्लेन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के समय में बहुत तगड़ी समस्या है बड़ी बड़ी सिटीज में कि सॉलिड वेस्ट जो होता है इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कितने टाइप्स का होता है ये वेस्ट, डिस्पोजल मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस आपके पास क्या हैं इंडिया के अंदर सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के। तो ये क्वेश्चन आपका डिफरेंट लैंग्वेजेस में 5 बार पूछा जा चुका है। आगे चलें तो एक्सप्लेन द यूथ्रोफिकेशन क्या होता है, इसके कॉजेज क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं, रेमेडियल मेजर्स क्या हैं, इनके बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी आपको तैयार करके जाना है। यूथ्रोफिकेशन क्या है, उसके कॉजेज, इफेक्ट्स और रेमेडियल मेजर्स क्या होंगे, ये भी आपका 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बात करें तो एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ, मतलब जो पॉल्यूशन हो रहा है उसका पब्लिक हेल्थ से क्या इंटरनल रिलेशन है वो एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर कहा गया है और ये क्वेश्चन भी आपका 4 बार रिपीट हो चुका है। तो अगर मैं कंक्लूजन इस पूरी यूनिट से निकालूं तो आपको चारों टाइप के जो पॉल्यूशंस हैं, क्योंकि किसी भी नाम से पर्टिकुलर वो पूछ सकता है 7 नंबर में, तो उनको तैयार करते समय उसके सोर्सेज, उसके इफेक्ट्स और कैसे आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ये तीनों पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए आपको तैयार करना है क्वेश्चन। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, डिस्पोजल मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के अंदर, ये चीजें आपको ध्यान में रखे हुए तैयार करना है क्वेश्चंस को। फिर आगे बात करें तो यूथ्रोफिकेशन जो है उसके कॉजेज, इफेक्ट और रेमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को तैयार करके चलना है। आई थिंक आप लोग इस यूनिट का सिनेरियो भी समझ गए होंगे क्योंकि यहां पर आपको बेसिकली पॉल्यूशन पर फोकस करके चलना है। चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 आपके जनरल जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें हैं उन पर बात करती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग आज के समय का बहुत ही एक जो मेन प्रॉब्लम है वो है, उसको आप जब तैयार करेंगे तो उसके कॉजेस के साथ तैयार करेंगे, उसके इफेक्ट्स के साथ तैयार करेंगे और कंट्रोल ऑफ मेजर्स के साथ इफेक्ट मतलब तैयार करेंगे। इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। जब आप ग्लोबल वार्मिंग समझ जाएंगे तो आपको ग्रीन हाउस गैसेस का भी क्लियर हो जाएगा कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, उसका कितना इंपैक्ट है या क्या रोल है ग्लोबल वार्मिंग में, और ग्रीन हाउस इफेक्ट या इसके इंपैक्ट्स क्या है इसको भी एक्सप्लेन कराया गया है। और आप खुद देख सकते हैं दोनों क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। ठीक है, फिर उसी के साथ जब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है तो वहीं पर एसिड रेन भी आपका हाईलाइट में आ जाता है। कैसे एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है, क्या इसके कॉजेज हैं,
क्या इसके इफेक्ट्स हैं और क्या इसकी रेमेडीज हैं जिससे कि हम एसिड रेन से बच सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 5 बार रिपीट हो चुका है। आगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट से एसिड रेन हो रहा है, तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर खतरे में है, यानी कि उसका ह्रास हो रहा है, उसका क्षय हो रहा है। तो उसके क्या कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, क्या कंट्रोल मेजर्स हैं, कैसे आप इसको खत्म होने से, कैसे इसको खराब होने से आप रोक सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है। और ये क्वेश्चन भी आपका 5 टाइम्स रिपीट हो चुका है। अब आप सोचे होंगे सर हर एक क्वेश्चन तो 5 टाइम्स 6 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इतने क्वेश्चन कैसे अभी तक पूछे जा चुके हैं? बेटा मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, ये प्रोस्पेक्टिव आपका 2 मार्क्स और 7 मार्क्स के कॉम्बिनेशन को लेकर मैंने बनाया हुआ है, यानी कि यहां से आपका 7 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है जब उसके कॉजेज, इफेक्ट और कंट्रोल मेजर्स एक साथ पूछ लिए गए हैं। अगर ओजोन लेयर डिप्लेशन कैसे होता है, उसके क्या कॉजेज हैं, ये 2 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है। तो उस प्रोस्पेक्टिव से आपको चीजों को तैयार करके चलना है, और आप आसानी से चीजों को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर चीजें तभी होती चली जाएंगी। अगर वीडियो आप हमारी मात्र सुन लेंगे तो इतनी सिंपल और इजी लैंग्वेज में पॉइंट वाइज चीजें आपको बताई गई हैं कि आपको वीडियो देखते देखते चीजें आराम से याद होती चली जाएंगी। चलिए, एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन एंड रोल ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब एनवायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है आज के समय में जो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, और क्या रोल है रिन्यूएबल एनर्जी का। तो ये आपका क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये क्वेश्चन भी अपने आप में 4 बार पूछा जा चुका है। तो इस यूनिट में आपको बेसिक फोकस करना है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस पर। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है, और उसी वजह से एसिड रेन की समस्या आपको देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जब ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है एनवायरमेंट के अंदर, तो जो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है एनवायरमेंट में, ओजोन लेयर, कहीं ना कहीं उस पर इंपैक्ट पड़ रहा है, उसकी हेल्थ पर इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और हर एक क्वेश्चन को आपको उसके कॉज, इफेक्ट और कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इन तीनों प्रोस्पेक्टिव से तैयार करके जाना है। आई थिंक आप लोगों को यूनिट 4 का सिनेरियो भी क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में क्या है? यूनिट नंबर 5 में जनरल टॉपिक जो आपके इस समय ट्रेंड में है उन पर बात की गई है, क्योंकि आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसको मतलब एनवायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से लॉज हैं या फिर क्या क्या संस्थाएं उस पर काम कर रही हैं, उससे रिलेटेड आपका यूनिट नंबर 5 हो जाता है। जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन क्या है, उसके क्या कॉज हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जो पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है, इतनी इंक्रीज हो रही है, इतनी तेज गति से बढ़ रही है, तो उसका कहीं ना कहीं आपको मतलब इकोनॉमी पर तो चीजें इफेक्ट होंगी ही होंगी, वो एनवायरमेंट पर भी हार्मफुल इफेक्ट डाल रही है। इसी वजह से इस टॉपिक को यहां पर इंक्लूड किया गया है। तो उसके क्या कॉज हैं, क्या इफेक्ट्स हैं और कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इनको आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से तैयार करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये अपने आप में देख सकते हैं 6 बार क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, यानी कि जिसको आप EIA प्रोसेस भी कह देते हैं, और डायरेक्टली इस क्वेश्चन को वो 7 नंबर में पूछ लेता है कि आप EIA प्रोसेस को एक्सप्लेन कीजिए, और इसका एक फ्लो चार्ट भी होता है जिसमें पूरा प्रोसेस बताया जाता है कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट मतलब कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनता है तो उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है एनवायरमेंट में, प्रेजेंट और फ्यूचर, दोनों चीजों को देखते हुए ये असेसमेंट तैयार किया जाता है। तो इसका पर्पज क्या है और इसका स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट जो है वो क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन पेपर में ऑलमोस्ट पूछा गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, क्या इसके प्रोविजंस हैं और क्या इसकी पेनल्टीज हैं, ये आपसे पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी 5 बार रिपीट हो चुका है। देन उसके बाद चलिए कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ NGO, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो इस NGO में आप मान के चलिए कि जो पब्लिक होती है वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती है, मतलब हम खुद भी, मैं भी और आप स्वयं भी अपनी सेल्फ आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनवायरमेंट को, उसको
खराब होने से आप बचा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए और फ्यूचर आपके लिए कहीं ना कहीं ये चीजें जरूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं, और इसी वजह से आप इस सब्जेक्ट को पढ़ भी रही हैं। मेन उद्देश्य है आपको जागरूक करना, क्योंकि जब तक चीजें हमें नहीं दिखती हैं तब तक हम उनके बारे में नहीं सोचते हैं। आज के समय में अगर एनवायरनमेंट की ऐसी हालत है तो उसके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं, आप लोग ही हैं। और एक एक से जुड़कर चैन बनती है, तो हर एक जो पर्सन है वो जिम्मेदार है। तो सबको जब तक जागरूक नहीं किया जाएगा तब तक हमें चीजों का पता नहीं चल पाएगा। और यही इस सब्जेक्ट को आपके मतलब जो सिलेबस है उसमें इंक्लूड करने का मोटिव भी है, उद्देश्य भी है। और आपने देखा भी होगा छोटी से छोटी क्लासेस में भी अब एनवायरमेंट और इकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। उसका उद्देश्य यही है कि आप अवेयर रहें चीजों को लेकर। चलिए आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये देखिए, जिसकी बात मैं कर रहा था उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि क्या एनवायरमेंटल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर के लिए भी। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंस में रखनी है और इससे जागरूक भी होना है। और साथ ही साथ वुमेन्स एजुकेशन भी आप जरूर अच्छे से पढ़कर जाएंगे कि वुमेन्स एजुकेशन क्यों जरूरी है, कैसे वो रिलेट करती है किससे, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। तो ये चीजें आपको तैयार करनी है यूनिट नंबर 5 में। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं जिसके लिए हम इस वीडियो पर आए हैं। आपने वीडियो थंबनेल देखकर क्लिक किया हुआ है, तो 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है मेरे अकॉर्डिंग, जिनको आप बिल्कुल भी स्किप करके नहीं चलेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पेपर भी इसी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से देखने को मिलेगा, बशर्ते लैंग्वेज चेंज करके वो घुमाकर चीजों को पूछ सकता है। तो पहला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है एनवायरनमेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, और पहली यूनिट का ये क्वेश्चन हो जाता है। वहीं पर इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या हैं, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, और पिरामिड्स का डायग्राम भी आपको क्लियर होना चाहिए, नंबर्स के अकॉर्डिंग भी, एनर्जी के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, तो ये भी पहली यूनिट का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वहीं पर कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल विद नेट डायग्राम आप छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये डेफिनेटली आपको कोई एक साइकिल जरूर आपको एग्जाम में 7 नंबर में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। वहीं पर वाटर रिसोर्सेज, और फिर उसमें वाटर में अगर फ्लोराइड या आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ड्रिंकिंग वाटर को पीने में, तो वो सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी डिजीज हो जाती हैं ऐसे पानी को पीने में, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकंड यूनिट का एक क्वेश्चन। तो आगे 5th क्वेश्चन की बात करें, जो कि हमने यूनिट नंबर 3 से लिया हुआ है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन हेल्थ। यानी कि पॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स, जैसा कि मैंने बताया 4 टाइप है, एयर, वाटर, सॉइल और आपका नॉइज पॉल्यूशन। फिर क्या क्या इफेक्ट्स हैं ह्यूमन हेल्थ पर, वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए और अच्छे से तैयार कर लेना है आपको। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक आपको ये 5 क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी, क्योंकि शुरुआत में मैंने चीजों को आपको यूनिट वाइज अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी एग्जाम एनालाइज करके बताया हुआ है। तो आप खुद से भी सोच सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस इन क्वेश्चंस की हो जाती है। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 3 से बात करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपको तैयार करके जाना है। क्या मेथड्स हैं, कैसे आप चैलेंज लेते हैं इंडिया के अंदर, क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने में, और ये क्वेश्चन भी आपका 3rd यूनिट का हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट विद कंट्रोल मेजर्स। यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल मेजर्स हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग को करने के, वो क्या क्या हैं, उन सबको आपको तैयार करना है। कॉजेज, इफेक्ट और कंट्रोल मेजरमेंट्स, कैसे आपको कंट्रोल करना है, वो तीनों प्रोस्पेक्टिव से आपको क्वेश्चंस को तैयार करना है। 4th यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो एक्सप्लेन द एसिड रेन और ओजोन लेयर डिप्लीशन, और इसको भी आपको तीनों प्रोस्पेक्टिव्स में अच्छे से तैयार करके जाना है। क्या कॉज है, क्या इफेक्ट होगा और कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, इस प्रोस्पेक्टिव से आपको ये क्वेश्चन भी तैयार करना है, और 4th यूनिट का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे बात करते हैं एक्सप्लेन द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एज एन एनवायरमेंटल इशू। मतलब ये जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है डे बाय डे, इसको आप एनवायरमेंटल
इशू मानकर एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि मैंने जब एनालाइज कर रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि बेटा ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इतनी तेज गति से, एकदम से जो ब्लास्ट सा हो रहा है पॉपुलेशन इंक्रीमेंट का, उसका क्या एनवायरमेंट पर इंपैक्ट पड़ रहा है, ये आपका 5th यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और चलते चलते जो 10th क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया हुआ है वो है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके स्टेप्स हैं, फ्लो चार्ट है जिसमें आपको डायग्राम में स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई जाती हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, देन उसके बाद क्या करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, और फाइनली आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 5th यूनिट का क्वेश्चन हो जाता है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे यूट्यूब चैनल की एक एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप जाएंगे, चेक करेंगे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर वहां पर मिल जाएंगे। और हमने कोशिश भी की है कि आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में तैयार कराया जाए, तो वो वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। मतलब आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल वो वीडियोस आप सुन लीजिए, पेन कॉपी साथ लेकर बैठिए, जो पॉइंट वाइज आपको चीजें बताई गई हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, और जो पॉइंट्स होते हैं उनको सबसे पहले आप विजुअल तरीके से शो करें जब आप आंसर लिख रहे हो, और देन 1 बाय 1 करके आप एक्सप्लेन करें। जैसे एनवायरमेंट ही है तो एनवायरमेंट आप लिखें, फिर उसके 2 कंपोनेंट्स हैं बायोटिक और अबायोटिक, उसको इस तरीके से डायग्राम में पहले आप दिखाएं, देन 1 बाय 1 आप उसको एक्सप्लेन करें। तो क्वेश्चन का जब आंसर एग्जामिनर देखेगा तो उस पर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है बेटा, जब थ्योरेटिकल चीजों को आप विजुअलाइज करके दिखाते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका भी एक अलग से सेपरेटली मैंने वीडियोस बनाया हुआ है, 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक जगह कलेक्ट करके, तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। और 2 मार्क्स के लिए भी पूरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक 1 शॉट वीडियो बना हुआ है, वो भी जाकर आप देखें, वो भी कहीं ना कहीं आपका 2 मार्क्स का जो पूरा पोर्शन है उसको कवर अप कर लेता है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी चीजें, यूनिट वाइज भी और ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो एट द एंड आप सभी को आपके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट के पेपर के लिए बेस्ट विशेष, और साथ ही साथ बेस्ट ऑफ लक भी आपके एग्जाम के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर बहुत बेहतर जाएगा। जिस रणनीति के साथ मैंने चीजों को आपको बताया है, आपके साथ शेयर किया है, कहीं ना कहीं ये आपको जरूर एग्जाम हॉल में हेल्प करेंगी, अगर आपने अपना ईमानदारी से समय यूटिलाइज किया है और मेरी बताई हुई चीजों को अच्छे से अमल करते हुए उनको तैयार किया है, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में कोई भी समस्या नहीं होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बेहतर एग्जाम में करके आएंगे, और आपको भी इस पॉजिटिव इंटेंस के साथ, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ ही एग्जाम हॉल में 3 घंटे समय अपना बिताना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपका कॉन्फिडेंस अगर हाई रहेगा तो आप आंसर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए, शुरुआत में भी मैंने आपको बच्चों यही कहा था कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि वो एक सही रणनीति के साथ तैयारी कर सकें, और कहीं पर भी कोई चूक अगर रह गई है तो उसको आप यहां से इन क्वेश्चंस को एनालाइज करके अच्छे से तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो ये लाइक वाला बटन भी आप प्रेस कर दीजिए। पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको समय समय पर मिलते रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहां पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो आपके वहां पर शेयर कर दी जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को आपके एग्जाम के लिए शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एग्जाम। तो मिलेंगे एग्जाम के बाद। टेलीग्राम चैनल पर एक पोल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।